हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन एक बार फिर से आपके साथ। और आपको बता दें कि आज 4 मई है और यहाँ पर आपके लिए संस्कृत और हिंदी की क्लासेस लाने वाले आप सभी के चहेते सुनील सर का बर्थडे है, तो आप सभी उनको विश करना ना भूलें और मेरी ओर से भी उनको इस जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर आए। चलिए अब हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। कल से हमने नया सेशन स्टार्ट किया हुआ है ईवीएस का, जिसमें हमने कल इकोसिस्टम और इकोलॉजी को डिस्कस किया हुआ था। आज हम पर्यावरण के अंतर्गत जो हमारा एमपीटीईटी का पहला टॉपिक है परिवार और समाज और उनमें अंतर संबंध, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके पहले थोड़ा सा पारिस्थितिक तंत्र जो है थोड़ा रह गया था टॉपिक, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम उस टॉपिक पर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम समझ रहे थे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पारिस्थितिक तंत्र, या इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। अच्छा, इसके बारे में बता दें कि पारिस्थितिक तंत्र का एक और नाम है पारितंत्र। पारितंत्र के नाम से भी हम इसको जानते हैं और पारिस्थितिक तंत्र भी बोलते हैं, इकोसिस्टम भी बोलते हैं। क्या है ये, वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले आप वो लेक्चर जरूर सुने और समझें, क्योंकि उसी के आगे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मोटे तौर पर बता दें आपको कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत हम प्रकृति के जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन करते हैं। जैविक घटक कौन कहलाते हैं? जो कि जीवित हैं, जिसमें पशु पक्षी वनस्पति जीव जंतु और मनुष्य आते हैं। इसके अलावा अजैविक घटक कौन है? जो कि जीवित नहीं है। इसके अंतर्गत कार्बनिक, अकार्बनिक और जलवायवीय घटक आते हैं। तो अब यहाँ पर हमने कल इसके विभिन्न प्रकार समझे थे ऑर्डम के अनुसार। इसके अलावा संरचनात्मक रूप से इसे कितने भागों में बांटा गया है वो भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको 2 भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला भाग है उत्पत्ति, यानी कि उसकी वो उत्पन्न कैसे होता है पारिस्थितिक तंत्र, वो क्या कहलाती है उसकी उत्पत्ति, उसका निर्माण कैसे होता है, उसके आधार पर पारिस्थितिक तंत्र को 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को हम शॉर्ट में पारितंत्र बोल सकते हैं और यहां हम लिख रहे हैं पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र, या फिर इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। और इसका जो दूसरा प्रकार है वो है कृत्रिम। कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित, कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र, या हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब ये है क्या, तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। यहां पर लिखा हुआ है प्राकृतिक, मतलब कि ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसका निर्माण प्रकृति ने स्वयं किया हुआ है। ये निर्माण मनुष्य ने नहीं किया है। इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का, इसको क्या बोला जाता है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। और ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसका निर्माण मनुष्य ने किया हुआ है कृत्रिम रूप से, उसको हम बोलते हैं कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र, या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो है वो भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय, और दूसरा होता है जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल्स इकोसिस्टम, और जो जलीय पारितंत्र है उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो अच्छे से समझते चलना है आपको, क्योंकि प्रकार के भी प्रकार हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम जलीय पारितंत्र के भी प्रकार देखेंगे। तो ये जो ट्री चार्ट हम यहां पर बना रहे हैं वो इसीलिए है कि इस चार्ट के माध्यम से आप अच्छे से समझ लें चीजों को। प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र दो प्रकार का है, स्थलीय और जलीय। तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि स्थलीय पारितंत्र लिखा हुआ है। स्थलीय पारितंत्र का मतलब है कि स्थल पर जिस पारितंत्र का निर्माण होता है, धरती पर जिस पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, उसको हम बोलते हैं स्थलीय
पारितंत्र या टेरेस्ट्रियल्स इकोसिस्टम। और ऐसा पारितंत्र जिसका निर्माण जल में होता है, जल के अंदर होता है, उसको हम बोलते हैं जलीय पारितंत्र या एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब स्थलीय पारितंत्र है जैसे, तो उसके अंतर्गत किस प्रकार का पारितंत्र आएगा? एक घास का पारितंत्र आ सकता है, घास का पारितंत्र, कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं हम यहां पर। इसके अलावा वन का पारितंत्र, इसके अलावा पर्वत का पारितंत्र। ये स्थलीय भूमि पर निर्मित होने वाले पारितंत्र हैं जो कि प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं। घास का मैदान है, वन है, पर्वत है, ये सभी प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं, तो प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें रेगिस्तान की, तो मरुस्थलीय पारितंत्र। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे पारितंत्र होते हैं जिनका निर्माण स्थल पर होता है, मतलब कि जमीन पर होता है। घास का मैदान है, वन है, पर्वत है, मरुस्थलीय भूमि है, तो ये सब स्थलीय पारितंत्र हैं। और प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया हुआ है, ये निर्माण किसके द्वारा किया गया है? प्रकृति के द्वारा किया गया है। अब अगर हम जलीय पारितंत्र की बात करें, तो जल के अंतर्गत जो पारितंत्र निर्मित होता है उसको हम जलीय पारितंत्र कहते हैं। जैसे कि एक नदी है, या तालाब है, या समुद्र है, या झरना है, इसके अंतर्गत जिस पारितंत्र का निर्माण होता है उसको हम जलीय पारितंत्र बोलते हैं। तो जलीय पारितंत्र के अंतर्गत क्या आ सकता है? यहाँ पर जलीय पारितंत्र को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। इसका पहला भाग होता है स्वच्छ जलीय, स्वच्छ जलीय यानी कि फ्रेश वाटर, और दूसरा होता है, ये है स्वच्छ जलीय, और ये दूसरा होता है समुद्र जलीय, जिसको हम बोलते हैं मरीन वाटर। तो स्वच्छ जल जो कि पीने योग्य जल होता है, उसके अंतर्गत जिस पारितंत्र का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं स्वच्छ जलीय पारितंत्र या फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जैसे कि नदी, तालाब, झरना, इनके अंतर्गत जो जल होता है वो कैसा जल होता है? स्वच्छ जल होता है, और इससे जो पारितंत्र बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? जलीय, स्वच्छ जलीय पारितंत्र। अब दूसरी बात करें, ऐसा जल जो हमें पीने योग्य नहीं होता है, यानी कि समुद्र या फिर महासागर जो होते हैं, उनके अंतर्गत जिस जलीय पारितंत्र का निर्माण होता है उसको हम बोलते हैं समुद्र जलीय पारितंत्र या मैरीन वाटर। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? समुद्र, महासागर, इस प्रकार के जो पारितंत्र हैं वो समुद्र जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आएंगे। अगर हम बात करें कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र की, तो ऐसा पारितंत्र जो मानव द्वारा बनाया गया है उसको हम क्या बोलते हैं? जलीय, कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र। जैसे कि मनुष्य ने खेत का निर्माण किया, खेत पर फसल उगाई, तो ये खेत प्रकृति द्वारा बनाया गया तो है नहीं, ये किसने निर्माण किया है? इंसान ने। तो ये किस प्रकार का पारितंत्र है? खेत का पारितंत्र जो है वो कृत्रिम पारितंत्र होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्वेरियम, कोई एक्वेरियम है तो उसका निर्माण भी मनुष्य ने किया हुआ है, तो उसका पारितंत्र भी क्या कहलाएगा? कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र। अब आप थोड़ा एक बार और इसको शॉर्ट में समझ लें। पारिस्थितिक तंत्र को उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत इसके दो प्रकार हैं, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। स्थल पर जिस पारितंत्र का निर्माण होता है उसको बोलते हैं स्थलीय या टेरेस्ट्रियल्स इकोसिस्टम, और जल में जिस पारितंत्र का निर्माण होता है उसको बोलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो स्थलीय पारितंत्र में प्रमुख रूप से आते हैं घास का पारितंत्र, वन का पारितंत्र, पर्वत का पारितंत्र और मरुस्थलीय पारितंत्र। इसके अलावा जल के अंतर्गत आने वाले पारितंत्र हैं स्वच्छ जलीय और समुद्र जलीय। स्वच्छ जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं नदी, तालाब, झरना, और समुद्र जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं समुद्र और महासागर। कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र ऐसा पारितंत्र जिसका निर्माण मनुष्य ने किया हुआ है, जैसे कि खेत का पारितंत्र, एक्वेरियम का पारितंत्र। तो ये थोड़ा डिस्कशन था। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखते हैं कि ये पारितंत्र बनता कैसे है। जैसे कि ये लिखा हुआ है घास का पारितंत्र, या फिर ये लिखा हुआ है वन का पारितंत्र। तो ये कैसा पारितंत्र होगा, इसमें क्या क्या शामिल होगा वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। और जैसे कि यहाँ पर कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत लिखा हुआ है खेत का पारितंत्र, तो ये किस प्रकार का होगा वो हमें डिस्कस करना है। तो हम इसको यहाँ पर
साफ कर रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स जरूर बनाते चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्थलीय और मानव निर्मित पारितंत्र में जो उदाहरण लिखे हुए हैं वो उसमें क्या क्या सम्मिलित रहता है और वो पारितंत्र कैसे बना, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जैसे कि प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत वन का पारितंत्र आता है। तो वन को एक पारितंत्र क्यों बोला गया है, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। वन का पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। तो वन एक पारिस्थितिक तंत्र क्यों कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। पारिस्थितिक तंत्र को इकोसिस्टम बोलते हैं और ये एक प्रकार का घर होता है। किसकी संख्या दी, इको मतलब होता है क्या, एक घर। तो एक घर की संज्ञा दी जाती है वन को, तो इस प्रकार का जो पारितंत्र होता है उसको क्या बोला जाता है, वन का पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। जैसे कि एक वन है या फिर ये एक तालाब है, तो तालाब को घर की संज्ञा दी जाएगी और इसके अंतर्गत जो घटक होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से एक घर होता है, उस पूरे घर को ही क्या बोला जाता है, पारिस्थितिक तंत्र। तो वन क्या है, एक प्रकार का घर, इसलिए इसको क्या बोला गया, वन का पारिस्थितिक तंत्र। अब पारिस्थितिक तंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं वो कल हमने समझे थे। एक बार आपसे गुजारिश है कि जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है वो जरूर देख लें पहला पार्ट, उसके बाद यहाँ पर समझें, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। तो पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत दो प्रकार के घटक आते हैं, कौन कौन से, जैविक घटक या पहले हम अजैविक घटक लिख लेते हैं। अजैविक घटक और अजैविक घटक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कल हमने डिस्कस किए थे। अकार्बनिक घटक, दूसरा होता है कार्बनिक घटक और तीसरा होता है जलवायवीय घटक, ठीक है। ये पहला पार्ट है इसका। दो प्रकार के घटक होते हैं पारितंत्र में, एक अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत हम रखते हैं किसको, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये जो उपभोक्ता होते हैं वो भी तीन टाइप्स के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। पारितंत्र में दो घटक होते हैं जो जीवित नहीं हैं, उन घटकों को बोला जाता है अजैविक घटक। अजैविक घटक तीन प्रकार के हैं, अकार्बनिक जिनमें प्रमुख तत्व कार्बन नहीं होता है वो अकार्बनिक कहलाते हैं। इनऑर्गेनिक अजैविक घटक को हम बोलते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स, और इसके अंतर्गत अकार्बनिक घटक को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और कार्बनिक घटक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। जलवायवीय घटक, जलवायवीय घटक को बोलते हैं एलाइटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहां पर आप सुधार कर लें, क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स बोला जाता है इसको। तो अकार्बनिक कौन कहलाते हैं, जिनमें कार्बन नहीं होता है। कार्बनिक कौन कहलाते हैं, जिनमें कार्बन प्रमुख तत्व के रूप में विद्यमान होता है। और जलवायवीय घटक के अंतर्गत जलवायु संबंधी कारक आते हैं, जैसे कि वर्षा, आर्द्रता, उसके अलावा तापमान या प्रकाश। तो ये अजैविक घटक हैं। जैविक घटक जो कि जीवित होते हैं वो रखे जाते हैं इसके अंतर्गत। तो उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटक। उत्पादक जो अपना भोजन खुद बनाते, हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता जो उत्पादक से अपना पोषण प्राप्त करते, उपभोक्ता दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते। ये तीन प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक कौन, जो शाकाहारी होते हैं, जो उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीयक जो कि प्राथमिक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और तृतीयक जो कि द्वितीयक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा अपघटक जो सड़े गले मृत पदार्थों के माध्यम से उनका अपघटन जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल पदार्थों में तोड़कर उसका अपघटन करते हैं और अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव यानी कि जीवाणु और कवक इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तो अब जैसे एक वन का पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें हम पहले डिस्कस कर लें इसके अजैविक घटक क्या होंगे। तो अजैविक घटक क्या होंगे का अगर हम बात करें अकार्बनिक घटकों की, तो वन के अंतर्गत अकार्बनिक घटक क्या होते हैं, जैसे कि H2O वाटर है, जल मिल जाता है वन में, कहीं छोटा तालाब या नदी निकली हुई होती है तो ये अकार्बनिक घटक हमें मिल जाता है। इसके अलावा वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह पाए जाते हैं, तो ये भी अकार्बनिक पदार्थ हैं क्योंकि इनमें कार्बन विद्यमान नहीं है।
इसके अलावा बात करें हम कार्बनिक घटकों की, तो कार्बन जिनमें उपस्थित होता है, ऐसे अजैविक घटक वन में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि पाए जाते हैं पेड़ पौधों में, तो ये कार्बनिक घटक हैं। और तीसरा होता है जलवायवीय घटक। तो जलवायवीय घटक क्या क्या पाए जाते हैं जंगल में? प्रकाश पाया जाता है, तापमान होता है, वर्षा भी होती है, आर्द्रता भी, नमी भी होती है, तो ये घटक हैं जलवायवीय घटक। तो ये अजैविक घटक हो जाते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें जैविक घटक की, तो जंगल या वन में कौन से जैविक घटक पाए जाते हैं? क्रम से देखें हम, सबसे पहले उत्पादक। तो उत्पादक के रूप में यहाँ पर हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगर हम बात करें उपभोक्ता की, उसमें प्राथमिक उपभोक्ता, इसमें शाकाहारी प्राणी आएंगे, जंगल में रहने वाले बंदर या हिरण या खरगोश, ये कुछ जीव हैं, चूहा है, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। ये शाकाहारी हरे पेड़ पौधों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होंगे? जो प्राथमिक उपभोक्ता का शिकार करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि लोमड़ी है, भेड़िया है, सांप है। तो ये जो जीव हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आए, क्योंकि वो इनको अपना भोजन बनाते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तृतीयक उपभोक्ता की, तो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत यहाँ पर आएंगे जो द्वितीयक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि शेर हुआ, बाघ हुआ, चीता हुआ, और इसके अलावा बाज हुआ या मोर हुआ। तो ये तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अपघटक की। अपघटक के रूप में सूक्ष्मजीव भी पाए जाते हैं वनों में, विभिन्न प्रकार के जीवाणु और कवक पाए जाते हैं, वो अपघटक के अंतर्गत आएंगे। तो इतनी चीजें, इतने जैविक और अजैविक घटक जो हैं वन में पाए जाते हैं। इसी कारण वन को एक पारिस्थितिक तंत्र माना गया है। और किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। इसी तरह से अगर हम बात करें घास का पारिस्थितिक तंत्र, तो घास के पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक क्या होंगे? घास में जल भी पाया जाता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। इसके अलावा कार्बनिक पदार्थ के रूप में ये पाए जाते हैं। और जलवायवीय घटक के रूप में प्रकाश, तापमान, वर्षा, ये सभी पाए जाते हैं। अगर हम जैविक घटकों की बात करें उत्पादक, तो घास के पारितंत्र में छोटे छोटे वनस्पतियां होती हैं, घास होती है, घास, झाड़ियाँ और वनस्पतियां होती हैं। इसके अलावा उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में अगर हम बात करें, तो घास में छोटी छोटी चींटियाँ पाई जा सकती हैं, देखी होंगी आप लोगों ने, चींटियाँ हैं। इसके अलावा गाय, घास के पारितंत्र में गाय, भैंस, ये भी आ जाएंगे, बकरी, क्योंकि ये घास के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाएंगे लोमड़ी, भेड़िया या सांप वगैरह। और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे शेर, बाघ, चीता, बाज, मोर इत्यादि। अपघटक यही होते हैं, जीवाणु और कवक। तो ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र घास का उदाहरण है। अब एक एग्जाम्पल हम कृत्रिम जलीय पारिस्थितिक तंत्र का देख लेते हैं। और जैसे कि है तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, तो उसमें अजैविक घटक क्या होंगे? अकार्बनिक पदार्थ। तालाब में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ऑक्सीजन भी घुली होती है, जिसके माध्यम से जलीय जंतु अपना श्वसन करते हैं, वो ऑक्सीजन लेकर सांस लेते हैं, तो जल में घुली होती है। नाइट्रोजन भी पाई जाती है। कार्बनिक पदार्थ के रूप में जीवों में, जो जलीय जीव हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि पाए जाते हैं। जलवायवीय घटक के रूप में हम देखें तो प्रकाश भी पहुंचता है, तापमान भी उसका होता है, और वर्षा, नमी भी पाई जाती है। नमी को हम यहाँ अलग कर दें, वर्षा, ठीक है। जैविक घटक के रूप में उत्पादक जो होते हैं, जैविक घटक जो है उत्पादक आते हैं। इसके अंतर्गत हम तालाब के जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें उत्पादक क्या होते हैं? शैवाल पाई जाती है, शैवाल लगी हुई होती है, नील हरे शैवाल होती है। इसके अलावा शैवाल के अलावा जलीय पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे कि कमल है, हाइड्रिला है, यूट्रिकुलेरिया है, ये सब उत्पादक के रूप में आ जाते हैं। उपभोक्ता के रूप में अगर हम बात करें प्राथमिक उपभोक्ता, तो युगलीना है, जो कि इन जलीय पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन यापन करती है।
युगलीना और भी कुछ जलीय जंतु हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, शाकाहारी होते हैं जो। इसके अलावा द्वितीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत छोटी मछलियां आ जाएंगी और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना पोषण बनाते हैं। छोटी मछलियां, मेढक वगैरह आ जाएंगे इसके अंतर्गत। और जो तृतीयक उपभोक्ता हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर आ जाएंगे बड़ी मछलियाँ, जैसे कि तालाब में एक मछली पाई जाती है, इसका नाम है गैम मछली। तो ये मछली छोटी मछलियों को खाती है, तो तृतीयक उपभोक्ता है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो जलीय सांप भी पाए जाते हैं तालाबों में, ये मेढक वगैरह को खा जाते हैं। अपघटक के रूप में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवक के रूप में पाए जाते हैं। तो इस तरह से जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं तालाब में, इसलिए तालाब को क्या माना गया है, एक पारिस्थितिक तंत्र। दोस्तों ये पार्ट थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा समय ले चुका है पारिस्थितिक तंत्र में, तो आगे का जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि परिवार और समाज का जो अध्ययन करेंगे वो हम इस पार्ट में डिस्कस ना करके अगले पार्ट से डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहीं पर हम विराम देते हैं।